हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। 1 मार्च का और 2 मार्च का, 1 और 2 मार्च का करंट अफेयर्स हम लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार किस राज्य के एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए रोबोट हाथी का उपयोग किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी केरला। केरला के भी एक मंदिर ने हाल ही में अपने यहाँ अनुष्ठान में हाथी का जो उपयोग है उसके लिए रोबोटिक हाथी का उपयोग किया है। ये जो मंदिर है उसका नाम है इरिंजात पिपल्ली श्री कृष्ण मंदिर। इरिंजात पिपल्ली श्री कृष्ण मंदिर त्रिशूर जिले में है, केरल का त्रिशूर जिला है, वहां पे ये मंदिर स्थित है। इन्होंने अनुष्ठान के लिए एक 11 फुट लंबा रोबोटिक हाथी का यूज किया है। ये जो हाथी है वो मोटर द्वारा संचालित है, इसमें 4-5 मोटर्स लगी हैं जिससे ये संचालित है और इसमें एक महावत और 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। टोटल इसमें 5 या 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी ये जो हाथी बनाया गया है ये लोहे का फ्रेम है और इसके ऊपर रबर की परत चढ़ी हुई है। इसका वजन अप्रोक्सीमेटली 800 किलोग्राम के आसपास है। ठीक है, तो ये हाथी के द्वारा यहाँ पे अनुष्ठान हुआ है। ये जो पहल की गई है, ये जो बंदी हाथी है, कहा जाता है कि मंदिरों में बहुत सारे हाथी हैं जो पूजा वगैरह में यूज होते हैं, उनके पुनर्वास का ये समर्थन करेगी। और जो पेटा संस्था है, पेटा इंडिया, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसके द्वारा ये हाथी इस मंदिर को दान किया गया है। इस हाथी का नाम, जो रोबोटिक हाथी है, उसका नाम भी इरिंजात पिपल्ली रमन रखा गया हुआ है। ठीक है, और जो मंदिर में जो ये महोत्सव चल रहा था उसका नाम है नादीर उथल समारोह जो चल रहा था उसमें इस हाथी का उपयोग किया हुआ है। अच्छा, केरल में ये बहुत सामान्य है मंदिरों के पूजाओं में हाथियों का उपयोग। ठीक है, और कई बार कुछ अप्रिय घटनाएं भी इस तरह की सुनने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये रोबोटिक हाथी का उपयोग केरल में पहली बार किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। अभी हाल ही में इन्होंने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। यह स्तूप किस राज्य? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओडिशा। ASI ने अभी ओडिशा में एक साइट पे बौद्ध स्तूप खोजा है 1300 साल पुराना। ठीक है, जो खोज हुई है पूरी ओडिशा के जो पूरी सर्किल में ASI की टीम है उसने की हुई है। ये उड़ीसा का जाजपुर जिला है, वहां का सुखुआपाड़ा गांव है, वहां के परभाड़ी में खोंडोलाइट खनन स्थल पर खोजा गया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जाजपुर जिला, सुखुआपाड़ा, परभाड़ी और खोंडोलाइट। तो जैसे नॉर्मल वनडे एग्जाम में आएगा तो ओडिशा पूछ लिया जाएगा या मैक्सिमम जाजपुर पूछ लिया जाएगा। अगर आप कमीशन के एग्जाम में बैठेंगे किसी, तो ये भी नाम पूछा जा सकता है। और अगर IAS का एग्जाम है तो उसमें यहाँ तक इवन पूछा जा सकता है कि कौन से खनन स्थल पर मिला है। ठीक है, इन डेप्थ ज्यादा बढ़ता जाता है, तो मैक्सिमम आपके लिए ओडिशा और जाजपुर इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मठ जो है वो भौमकारा राजवंश के समय का है। ठीक, इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है और इन्होंने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया है। तोशल जो है उनके राज्य का नाम था और इसमें वर्तमान उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि तोशल कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि उड़ीसा में है। कौन से राजवंश से संबंधित है, तो भौमकारा राजवंश से संबंधित है। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये शासन कर रहा था। तो इस टाइप के इससे आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगी? चीफ गेस्ट भी होंगी और मुख्य वक्ता भी होंगी। कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इटली की प्रधानमंत्री जो है वो अभी 8th रायसीना डायलॉग है, उसमें चीफ गेस्ट भी हैं और चीफ ऑरेटर भी हैं, प्रमुख वक्ता भी है। ठीक है, इनका नाम जो है वो है जियोर्जिया मेलोनी। इनका जो नाम है जियोर्जिया मेलोनी है। इनके साथ इनके देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजान भी आ रहे हैं साथ में। ठीक है, इस यात्रा के दौरान एक गोलमेज सम्मेलन होगा 2 मार्च को और भारत इटली अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये 8वां रायसीना डायलॉग जो चलेगा वो 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में चलने वाला है। इसका जो विषय है जो है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसका
विषय है। अच्छा, रायसीना डायलॉग के बारे में कुछ देख लीजिए। ये 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। यह भू राजनीति, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, और भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है वो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो मेनली पूछा जा सकता है आपसे कि रायसीना डायलॉग किससे संबंधित, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए, और उसमें भी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र। ये 2016 से चल रहा है लगातार, इस बार 2 से 4 मार्च तक, ठीक है। तो ये आपको कभी मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। मुझे वैसा तो नहीं लगता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन इससे आएगा, बट हाँ कभी मैचिंग्स वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि आपको 3-4 डायलॉग्स के नाम दे दिए जाए और उनका संबंध पूछ लिया जाए कि किस डायलॉग का किससे संबंध है, ठीक है। या आपको प्रधानमंत्रियों के नाम दे दिए जाए, उनके राष्ट्रों के नाम दे दिए जाए और मिलाने के लिए जाए, तो इस तरह का ये कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको फ्री पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा स्टेप टू सक्सेस नाम से, ये इसका लिंक है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम के थ्रू आपको आज का और अभी तक जितना भी करंट हमने डिस्कस किया है उस सब के फ्री पीडीएफ जो हैं वो अवेलेबल है, वो वहां से आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 13वीं किस्त कहां से जारी की है? अभी मोदी जी ने हाल में 13वीं किस्त जारी की है इसकी। ये कहां से जारी की है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए कर्नाटक है। अभी कर्नाटक के बेलगांव से नरेंद्र मोदी बेलगावी से 27 फरवरी 2023 को अपनी ये किस्त जारी की है। इससे 8 करोड़ किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे और जो पूरा पैसा गया है वो 16,000 करोड़ रुपए गया हुआ है। ये 13वीं किस्त है, ठीक है। पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान, इसको सम्मान निधि भी बोलते हैं, ये 24 फरवरी 2019 को लागू की गई है, ठीक है। इसका जो है भूमि धारक, ये भूमिहीन नहीं, भूमि धारक, जिन किसानों के पास भूमि है उन किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के मोड के माध्यम से किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, मतलब 3 समान किस्तें हैं, टोटल 6,000 जाना है तो 2,000 रुपए की किस्त है। तो हर 4 महीने में एक बार आपको 2,000 रुपए। देखिए 8 करोड़ किसान है तो इसको 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके तहत 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाएंगे। शुरुआत में इसमें छोटे और सीमांत किसान जो थे, ठीक है, मार्जिनल जो होते हैं फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, ठीक है, उनके लिए था। बाद में इसको सभी भूमि धारक किसानों को, अब किसी के पास कितनी भी लैंड हो सबको ये निधि मिलती है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 100% इसका फाइनेंसिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि फसल आने से पहले किसानों के पास काफी कुछ खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों में इनको किसानों को सहायता मिलेगी और किसान जो साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते हैं कर्ज को लेने के लिए, उससे बचाने का इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को इस तरह से पैसा मिलेगा तो जो ऑक्सिलरी वर्क है उनके, उनमें इस पैसे से उनकी हेल्प हो जाएगी, जिससे इनको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े या कम से कम आवश्यकता पड़े। तो उस उद्देश्य से ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको चीज बोल दूं कि हम लोग जो कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो कंटेंट आपको जैसा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो आप में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कहीं कोई चीज आपको लगता है कि ये करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां का पहला है। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन से ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आसाम। ये अभी हाल में आसाम में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। ये आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा लगाया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो 26 फरवरी 2023 को आसाम के कामरूप जिले के सोनापुर में लगाया गया है। इस संयंत्र की जो उत्पादन क्षमता होगी वो 5 टन प्रतिदिन होगी।
5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस इस संयंत्र से उत्पादित की जाएगी और इसमें कच्चे माल के रूप में गोबर और जो नगर निगम ठोस कचरा वगैरह उठाता है उसका यूज किया जाएगा उत्पादन में। ठीक है, इसको जो लगा रहा है वो रेड लेमन टेक्नोलॉजीज के द्वारा लगाया जा रहा है, उद्यमी पंकज गोगोई और राकेश डोले द्वारा स्थापित किया जा रहा है और संयंत्र का नवंबर 2023 तक चालू हो जाने का प्रस्ताव है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपका जो वेस्ट का यूज अच्छे कामों में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस इस्पात कंपनी के साथ केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ने स्टील वेस्ट जो स्लैग होता है, स्टील वेस्ट से सड़क निर्माण की तकनीकी हस्तांतरण के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, JSW स्टील, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों कंपनियों ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ ये एग्रीमेंट किया है, जिसमें जो ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा कि स्टील वेस्ट जो है, स्लैग है, उसको किस तरह बनाने में यूज किया जाए। ठीक है, तो इन तीनों कंपनियों के साथ अनुसंधान वो MOU साइन किया है। इसके अलावा एक चौथी कंपनी है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके साथ भी ये MOU साइन हुआ है। तो टोटल 4 इस्पात कंपनियों के साथ ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, ये संस्थान जो है केंद्रीय सड़क निर्माण अनुसंधान संस्थान है, इसका जो कार्य है वो है राजमार्ग और सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसाय को उच्च गुणवत्ता और विश्व स्तर पर स्वीकार्य अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक, और इसका जो इसमें जो है स्लैग वेस्ट का अगर हम लोग यूज करने लगेंगे सड़क निर्माण में, तो हमें जो पत्थरों की आवश्यकता है वो उस पर आवश्यकता हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे पहाड़ों को तोड़ने की प्रक्रिया है उसको कम किया जा सकता है। और जो स्लैग वेस्ट से जो सड़कें बनती हैं, इनकी गुणवत्ता अधिक होती है, लागत कम होती है और ये अधिक टिकाऊ होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो सड़क बह जाती है, तो अगर ये स्लैग वेस्ट से सड़कें बनी होंगी तो इनके बहने के आसार जो हैं वो कम होंगे, ये ज्यादा टिकाऊ होंगी। ठीक है, और जब ये बहेंगी नहीं और ठीक बनी रहेंगी तो इनकी गुणवत्ता जो है वो घट जाएगी, बार बार आपको सड़क नहीं बनानी पड़ेगी। अच्छा, और ये आपको पहाड़ों वगैरह को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ओब्वियसली इस पे पर्यावरण पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक और यहाँ एडिशनल फैक्ट ये है कि स्लैग वेस्ट जो है, इस्पात कंपनियों से जो वेस्ट निकलता है, इसका निस्तारण जो है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, कंपनियों के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो अगर इस वेस्ट का यूज सड़क निर्माण में होने लगेगा तो इस वेस्ट का निस्तारण भी आसानी से हो जाएगा, तो एक समस्या से यहाँ भी छुटकारा मिलेगा, प्लस हमें अच्छी क्वालिटी की सस्ती सड़कें मिल, तो ये सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3, चंद्रयान को जाने वाला, चंद्रमा को जाने वाला में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसरो के किस संस्थान द्वारा किया गया है? कई सारे संस्थान इसरो के, उसमें से किसने किया है? ऑप्शन है लिक्विड प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, शार और इसरो उपग्रह केंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लिक्विड प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। इस इंजन का नाम जो है वो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स की एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ये परीक्षण किया गया है। अच्छा, इसरो का लक्ष्य है कि जून 2023 तक ये चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कर देगा। ठीक है, इसरो के बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके मुख्यालय जिनका अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं, तो हमने ये वीडियो में ये एक इमेज के थ्रू बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या है। तो ये द्रव नौदन जांच सुविधा महेंद्रगिरी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई ये यहाँ थुम्बा में स्थित है। ठीक है, ये शार जो है ये श्रीहरिकोटा यहाँ स्थित है। इसरो मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वीडियो के माध्यम से बनाया है, वो इमेज के माध्यम से यहाँ दिखा दिए हैं। इनको आप लिख लीजिएगा कहीं पे, बिकॉज कई बार ये मैच करने के लिए आ जाते हैं। आपको 4 संस्थानों के नाम दे दिए जाएंगे और जगहों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेनली आज
का रीजन यही था कि आप इसरो के जो बहुत सारे साथ में काम करने वाले संस्थान हैं उनका हमने आपको ये डिटेल दे दिया है। प्लस ये चंद्रयान 3 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है भारत सरकार का। तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जब इसका प्रक्षेपण हो जाएगा तो इसका एक जो डिटेल वीडियो होगा, वो डिटेल जो भी होंगी वो सारी डिस्कस करते हुए डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज क्वेश्चंस में तो हमारे पास इतना ही है। बाकी कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे तो हमने डिस्कस कर ले रहे हैं उनको। एक तो स्टॉप टोबैको ऐप, एक ऐप बनाया हुआ है, कर्नाटक सरकार ने बनाया हुआ है, कर्नाटक टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा, ठीक है, एक ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से क्या करेंगे कि जो यूज कर रहे हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो धूम्रपान करने वाले किसी भी व्यक्ति की तस्वीर खींच सकते हैं उसी ऐप से और उसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे उन पर फाइन, अर्थदंड लगाया जा सके। जो वहां का जो संस्था होगी वो ऐसे लोगों पर फाइन लगा सकती है। तो आम लोग देखा जाता है कि अक्सर ये जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं या थर्ड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं, कि आप स्मोक नहीं करते हैं बट लोग पब्लिकली स्मोक कर रहे हैं तो आपको समस्या हो रही है उससे। वैसे केसेस में आप, मतलब कर्नाटक के लिए है ये तो अभी, तो वैसे में वहां के लोग जो हैं वैसे व्यक्तियों की तस्वीरें खींच के उस पे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे सरकार उन पे दंड लगा सके, ठीक है। दूसरा है, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, इसका काफी चर्चा हो रही है। अभी हाल में हरियाणा रोडवेज ने कहा है कि वो उस दिन महिलाओं को फ्री ट्रेवल कराएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को आयोजित होने जा रहा है, ठीक है, हर वर्ष मनाया जाता है। तीसरा है ऐश्वर्या बाबू, भारतीय खिलाड़ी हैं ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ट्रिपल जंपर। ट्रिपल जंपर में ये वैसे सीधे जंप नहीं करते हैं, इसमें जंपिंग का प्रोसेस है। पहला है हॉप, स्टेप एंड जंप, ये 3 तरह से इनको करना होता है, ठीक है। तो इसको ट्रिपल जंपिंग बोलते हैं, हॉप, स्टेप एंड जंप। ये इनको अभी डोपिंग की वजह से नाडा जो है, एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने 4 साल का इन पर बैन लगा दिया है, ठीक है, डोपिंग के लिए। डोपिंग में कुछ बैंड जो है, बैंड जो सब्सटेंस हैं, मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं, उनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको आप पर बैन लगाया जा सकता है। तो उसी के तहत इनको 4 साल का इनका बैन लगा दिया गया है। अच्छा, ये ट्रिपल जंपर में भी एक फैक्ट आ सकता है कभी कि हॉप, स्टेप और जंप ये शामिल होते हैं ट्रिपल जंपिंग में, हॉप, स्टेप एंड जंप, ठीक। खिलाड़ी का नाम है ऐश्वर्या बाबू। और उसके बाद चौथा है एडिनो वायरस, ये अभी काफी चर्चा में है। इसमें पश्चिम बंगाल में काफी इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एडिनो से ये मेनली रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, ठीक है, एडिनो वायरस, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि ये किसको टारगेट करता है, या आपको बताया जा सकता है 4 वायरस दे दें और बताएं कि ये शरीर के किस हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एडिनो वायरस है जो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, उसको टारगेट करता है, ठीक। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। आपको ये हमने जो कंटेंट डिस्कस किया है, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो आपको कैसे लगे ये आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। बाकी फिर से बता देता हूँ कि ये सारा जो कंटेंट है फ्री PDF के माध्यम से उपलब्ध है, उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। वो डे टू डे बेसिस पे अपडेट भी होता है और पुराने सारे उस पर पड़े हुए हैं PDFs, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।